नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कल हमने हमारा टॉपिक है अजमेर के चौहान है वो पढ़ लिए थे और आज हम उससे आगे जहां तक हमने कहां तक पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान के स्मारक तक पढ़ लिया था, पृथ्वीराज चौहान की समाधि तक पढ़ लिया था, महोबा या पहोबा का युद्ध भी हमने महोबा का युद्ध भी पढ़ लिया था। इस प्रकार से हमने अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ लिया। तो आज हम उससे आगे का जो हमारा मैटर बचा हुआ है उसको पूरा कर हम आगे कल रणथंभौर के चौहान करेंगे। कहाँ के चौहान करेंगे? रणथंभौर के चौहान। आज हमारा बचे हुए मैटर को पूरा कर हम कल है वो रणथंभौर के चौहान शुरू करेंगे। तो आज हम अजमेर के चौहानों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अजमेर के चौहान, कहाँ के चौहान? अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान, कहां के चौहान? अजमेर के। हमने कल पढ़ लिया था कि पृथ्वीराज चौहान है, उसका जन्म कब हुआ था, उसकी माता का नाम क्या था, उसके पिता का नाम क्या था, कहां का शासक था, किसका निर्माण करवाया था, इन चीजों को हमने कल पढ़ लिया था। तो आज हम पृथ्वीराज चौहान के युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। किसके युद्धों के बारे में? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल है वो 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक है। तो पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी तक है। तो आज हम पृथ्वीराज चौहान के युद्धों का वर्णन करेंगे। ठीक है। गजनी का शासक था, अपने गजनी अफगानिस्तान का जो शासक था उसका क्या नाम है? मोहम्मद गोरी। क्या नाम है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भारत के अंदर सत्ता स्थापित करने के लिए आता। मोहम्मद गोरी भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए आता है। क्या स्थापित करने के लिए आता है? सत्ता स्थापित करने के लिए आता है। तो हम इसका जिक्र भी आज करेंगे। इससे पहले मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध होने से पहले, मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध होने से पहले पृथ्वीराज चौहान है उसका कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के साथ भी युद्ध होता है। तो अजमेर का शासक कौन है? अजमेर का शासक है वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान। और इसके साथ युद्ध किसका होता है? पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किसका होता है? कन्नौज के शासक। कन्नौज का शासक कौन है? कन्नौज का शासक है वो कौन है? जयचंद गढ़वाल। कौन है? जयचंद गढ़वाल। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक, कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल की एक लड़की थी। जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता। जयचंद गढ़वाल की एक लड़की थी, उसका नाम था संयोगिता। संयोगिता है वो पृथ्वीराज चौहान से प्यार करने लगी या फिर प्रेम करने लगी। पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी। ये लड़की है संयोगिता, ये एक लड़की है जयचंद गढ़वाल की। ठीक है, यह पुत्री है वो जयचंद गढ़वाल की। और ये पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी। क्या करने लगी थी संयोगिता? पृथ्वीराज चौहान से दोस्तों प्रेम करने लगी थी। तो जयचंद गढ़वाल को पृथ्वीराज के साथ इसकी शादी करना पसंद नहीं आया कि मैं, मेरी लड़की की शादी है वो पृथ्वीराज चौहान के साथ बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो जयचंद गढ़वाल ने अपनी लड़की का स्वयंवर रचा। क्या रचा? स्वयंवर रचा। अपनी लड़की का स्वयंवर रचा। स्वयंवर में पूरे भारत के राजाओं को आमंत्रित किया गया। पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर जयचंद गढ़वाल के द्वारा स्वयंवर में पूरे भारत के राजाओं को आमंत्रित किया गया, सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाकर, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाकर जूतों की माला उसके गले में डाल दी गई। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाकर जूतों की माला पृथ्वीराज चौहान के गले में डाल दी गई थी। पृथ्वीराज चौहान के जूतों की माला गले में डाल दी गई और जूतों की माला गले में डालने के बाद इसको बुलाया गया संयोगिता को। किसको बुलाया गया? संयोगिता को, कि तू इस स्वयंवर में इतने राजाओं में से तेरा पति एक को तू चुन ले, कि तू इस स्वयंवर में
इन राजाओं में से तेरा पति है वो एक को चुन ले। लेकिन संयोगिता ने किसी को पसंद नहीं किया और उस मूर्ति की ही माला डाल दी। तो उस मूर्ति के माला डाल दी। किसी ने पृथ्वीराज चौहान को बताया कि जयचंद गढ़वाल है वो तो अपनी लड़की का स्वयंवर कर रहा है, कि जयचंद गढ़वाल है वो तो अपनी लड़की का स्वयंवर कर रहा है। और पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चला तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को उठाया। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को अजमेर से उठाया और अजमेर ले गए। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को कन्नौज से उठाया और कन्नौज से उठाकर कहां ले आया? अजमेर लेके आ गया। कहां लेके आ गया? अजमेर लेके आ गया। और कौन सा विवाह किया? गंधर्व विवाह है क्या? कौन सा विवाह किया? गंधर्व विवाह है। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को कन्नौज से उठाकर और अजमेर लाकर गंधर्व विवाह कर लिया। इस बात पर जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान की उस युद्ध में क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। ठीक है। और यहां पर तो अब पृथ्वीराज चौहान ने भारत के राजाओं के साथ संघर्ष करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने भारत के राजाओं के साथ संघर्ष करना तो बंद कर दिया। और इसके बाद 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में कौन आता है? मोहम्मद गोरी मुस्लिम सत्ता स्थापित करने भारत में आता है। ठीक है। तो मुस्लिम सत्ता स्थापित करने भारत में कौन आता है? मोहम्मद गोरी। कब आता है? 1178 ईस्वी में। कब आता है? 1178 ईस्वी में कौन आता है? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी है वो गुजरात साइड से भारत में प्रवेश करता है। मोहम्मद गोरी गुजरात साइड से भारत में प्रवेश करता है। तो इस समय गुजरात का शासक था। तो आपको भी पता है कि गुजरात साइड से अगर कोई राजा प्रवेश करेगा विदेश का तो उसे भारत में आकर जिस जगह से प्रवेश करेगा तो उस जगह के शासक को हराकर ही वो भारत के अंदर प्रवेश कर सकता था। तो उस समय गुजरात का जो शासक था वो था मूलराज प्रथम वर्सेस गजनी का जो शासक था मोहम्मद गोरी। गजनी का जो शासक था वो कौन था? मोहम्मद गोरी। गुजरात का शासक था मूलराज प्रथम और गजनी का शासक था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने मूलराज प्रथम के ऊपर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने मूलराज प्रथम के ऊपर आक्रमण किया। कब किया था? 1178 ईस्वी में। और युद्ध था वो कौन सा था? युद्ध था आबू का युद्ध या फिर अहलवाड़ा का युद्ध भी हम इसे कह सकते हैं। और मूलराज प्रथम की उस समय उम्र थी 17 वर्ष। उम्र कितनी थी? 17 वर्ष। तो 17 वर्ष का बालक है वो युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं था, इसलिए इसकी संरक्षिका बनी। इसकी संरक्षिका थी नायिका देवी। मूलराज प्रथम की जो संरक्षिका नायिका देवी इसकी माता थी। मूलराज प्रथम की जो संरक्षिका थी जिसका नाम क्या था? नायिका देवी, वो किसकी माता थी? मूलराज प्रथम की। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि आबू या अहलवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1178 ईस्वी में। ठीक है। और किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गोरी और मूलराज प्रथम के साथ। और ये युद्ध मोहम्मद गोरी विजय हो गया। मतलब मूलराज प्रथम है वो उस समय का बहुत तगड़ा शासक था, फिर भी मोहम्मद गोरी है वो किसी कारण भगवान की मेहर से विजय हो गया। तो मोहम्मद गोरी की विजय हो जाने के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत के अंदर इसके बाद कई युद्ध किए। मोहम्मद गोरी की विजय हो जाने के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत के अंदर कई युद्ध किए। तो उस समय एक नियम था कि अगर उत्तर भारत के ऊपर अधिकार करना है, तो आपको अजमेर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अजमेर विजय प्राप्त करने के लिए मोहम्मद गोरी आता है कब? 1191 ईस्वी में। कब आता है? 1191 ईस्वी में। तो अजमेर का शासक कौन है? अजमेर का शासक है
पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गजनी का शासक कौन है? गजनी। गजनी वर्तमान में कहां है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। आपसे पूछे कि अफगानिस्तान का मुद्रा क्या है, तो अफगानिस्तान की मुद्रा है वो अफगानी रुपया है। क्या है? अफगानी रुपया। क्या है? अफगानी रुपया। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, तो अफगानी रुपया है। और गजनी अफगानिस्तान का जो शासक था वो कौन था? मोहम्मद गोरी। गोरी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था, तो मोहम्मद गोरी का जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी। कई बार एग्जाम में यही बात पूछी जाती है कि मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी। ठीक है, ये कोई औरत नहीं है, ये एक आदमी है। गोरी का मतलब कोई औरत नहीं है, ये एक आदमी है। ये मुसलमानों के अंदर गोरी है वो एक गोत्र होता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। किसके ऊपर? क्योंकि इसे तो हलक लगी थी युद्ध जीत जीत के। इसे तो क्या लगी थी? हलक लगी थी युद्ध जीत जीत के, क्योंकि इसने हल्के राजाओं को हराया था। क्योंकि इसने हल्के राजाओं को हराया था। आक्रमण कब किया? 1191 ईस्वी में। ठीक है, युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच। आपसे पूछे कि तराइन का मैदान कहां है? तराइन का मैदान है वो करनाल हरियाणा के अंदर है। करनाल है कि तराइन का मैदान कहां है? तो तराइन का मैदान है वो करनाल हरियाणा के अंदर है। और तराइन का युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में विजय हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की। विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। दोस्तों 1191 के टाइम 1177 ईस्वी से लेकर 91 तक पृथ्वीराज चौहान है वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसलिए इसने गजनी के शासक मोहम्मद गोरी को इस युद्ध में जीतने के बाद, अपने आप की विजय होने के बाद बंदी नहीं बनाया। बोला तू तेरी गजनी वापस है, चला जा, आज के बाद हिंदुस्तान मत आना। तो गोरी ने कहा मैं नहीं आऊंगा और मुझे छोड़ दिया जाए। तो गोरी को बंदी तो वैसे भी नहीं बनाया था और गोरी वहां से भाग गया। कौन भाग गया? मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी गजनी चला जाता है। गजनी जाके मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को सुदृढ़ किया और अपनी सेना को अच्छे से प्रशिक्षण दिया था। और अपनी सेना को अच्छे से प्रशिक्षण देकर ही मोहम्मद गोरी कहां आया था? दोबारा भारत आया था। तो अजमेर का शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। कौन है? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गजनी का शासक कौन है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने फिर पृथ्वीराज पे आक्रमण किया। कब किया था? 1192 ईस्वी में। युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। कब कब किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच। जिनके बीच पहला हुआ उनके बीच दूसरा हुआ, जिनके बीच दूसरा हुआ उनके बीच पहला हुआ। और तराइन का मैदान आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इस युद्ध में कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। मोहम्मद गोरी वैसे नहीं जीतता है, छल कपट कर जीतता है। मोहम्मद गोरी वैसे नहीं जीतता है। मोहम्मद गोरी है वो पृथ्वीराज चौहान के साथ छल कपट कर इस युद्ध को जीत लेता है। और पृथ्वीराज चौहान को कहां ले जाता है? पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अजमेर लेकर गजनी लेकर जाता है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और कहां ले जाता है? गजनी ले जाता है। इससे आप आगे देखो, युद्ध तो हो गया, पृथ्वीराज को बंदी बनाया। पृथ्वीराज को क्या बना लिया? पृथ्वीराज को बंदी बनाया, वह गजनी ले
गया। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर कहां ले गया? गजनी ले गया। दोस्तों आपको हमारे नोट्स है वो टेलीग्राम पर, परसों तक टेलीग्राम पर आपको हमारे नोट्स है वो सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगर आप साथ साथ में बनाना चाहो तो नोट्स बना भी सकते हैं। और इन सब टॉपिकों के आपको 1 या 2 दिन में या शाम तक या कल आपको पर्सन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जैसे सांबर के भी करवा दिए जाएंगे और अजमेर, ये 2 टॉपिक पूरे हुए हैं हमारे, एक तो सांबर पूरा हुआ है और एक अजमेर पूरा हुआ है। तो आज अजमेर पूरा हो जाएगा और इससे पहले सांबर पूरा हो। तो इन दोनों टॉपिकों के क्वेश्चन है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन इनसे इंपॉर्टेंट बनते हैं या पिछली परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं या आने की संभावना है, उन सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया। पृथ्वीराज को अंधा कर दिया। पृथ्वीराज की आंखें किसने फोड़ दी थी? मोहम्मद गोरी ने। पृथ्वीराज को अंधा कर दिया था मोहम्मद गोरी ने। ठीक है। तो पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी। और पृथ्वीराज की छतरी कहां है? छतरी गजनी के अंदर। आपसे पूछे कि पृथ्वीराज की छतरी कहां है, तो पृथ्वीराज की छतरी है वो गजनी अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। ठीक है। छतरी है वो गजनी के अंदर है। पृथ्वीराज का दोस्तों एक दरबारी कवि था। क्या था? एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था? चंद्रबरदाई। उसने पृथ्वीराज को एक बात कही थी कि हम दोनों का जन्म भी साथ में हुआ है और हम दोनों की मृत्यु भी साथ में। उसने पृथ्वीराज चौहान को कहा था कि हम दोनों का जन्म भी साथ में हुआ है और हम दोनों की मृत्यु भी साथ में होगी। किसने कही थी ये बात? है चंद्रबरदाई ने। किसने कही थी? चंद्रबरदाई ने। ठीक है। तो चंद्रबरदाई है वो पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर ले जाता है तो पीछे पीछे इसके चला जाता है। पीछे पीछे कहां चला जाता है? गजनी चला जाता है। ठीक है। और गजनी जाने के बाद, गजनी के अंदर पृथ्वीराज को जाने के बाद पीछे पीछे ये चला जाता है और इसको जाकर मोहम्मद गोरी ये बात सोचता है कि इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती है, कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान के बीच में गहरी दोस्ती है। क्यों न पृथ्वीराज चौहान के हाथों चंद्रबरदाई को मरवा दिया जाए। तो चंद्रबरदाई को मरवा दिया जाए। तो मोहम्मद गोरी ये बात सोच रहा था कि हम इसे सामने खड़ा कर कर पृथ्वीराज चौहान से बाण चलवाएंगे और उस बाण से इसके मुंह बोले दोस्त की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान है वो किस में निपुण था दोस्तों? 64 कलाओं के अंदर निपुण था। 64 कलाओं के अंदर पृथ्वीराज चौहान कितनी कलाओं में निपुण था? 64 कलाओं में। पृथ्वीराज चौहान 64 कलाओं में निपुण था। ठीक है। इसे 64 कला आती थी और सबसे बड़ी कला, सबसे बड़ी कला शब्द भेदी बाण। सबसे बड़ी कला क्या थी? शब्द भेदी बाण थी। कि इसकी 64 कलाओं में जो सबसे बड़ी कला थी दोस्तों वो थी शब्द भेदी बाण। क्योंकि 64 कलाओं में सबसे बड़ी बाण शब्द भेदी बाण कला की सहायता से ही पृथ्वीराज चौहान ने अपने शत्रु की क्या की थी? हत्या की थी। मोहम्मद गोरी ने जो प्लानिंग सोची थी, मोहम्मद गोरी वो प्लानिंग कर कर तैयार हो जाता है। यहाँ ये राजसी आसन है, यहाँ पर गोरी बैठ जाता है, यहाँ पर राजसी आसन पर गोरी बैठ जाता है। यहाँ पर उसके चमचे खड़े हुए हैं, यहाँ पर गोरी के चमचे खड़े हुए हैं। ठीक है। क्या खड़े हुए हैं? उसके चमचे खड़े हुए हैं। ठीक है। और यहां पर खड़ा कर देता है किसको? चंद्रबरदाई को। यहां पर खड़ा कर देता है चंद्रबरदाई को। यहां पर अंधे पृथ्वीराज को खड़ा कर देता है और अंधे पृथ्वीराज को, और ये कहता है कि तेरे सामने मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है। ये बात कहता है कि तेरे सामने मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है। मोहम्मद गोरी खुद कहता है कि तू मुझे मार दे, कि अगर तू मार सकता है तो मुझे मार दे। लेकिन उसके सामने तो कौन था दोस्तों? चंद्रबरदाई था, न कि मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी तो अपने राज सिंहासन पे बैठा हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान है वो 64 कलाओं में निपुण था और निपुण होने में सबसे बड़ी कला थी जो शब्द भेदी बाण। और चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों को संस्कृत भाषा आती थी। कौन सी भाषा आती थी? संस्कृत, न कि गोरी को आती थी। इन दोनों को संस्कृत भाषा आती थी और संस्कृत भाषा के अंदर ही चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को एक दोहा कहा था जो कि बहुत बड़ा फेमस दोहा है कि 4 वांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण।
ता ऊपर सुल्तान है, मत चूकी चौहान। कि तेरे से तेरा दुश्मन है वो इतनी दूर खड़ा है, कि तेरे से तेरा दुश्मन है वो इतने गज पर इतनी दूर खड़ा है, अगर तू मार सकता है तो उसे मार दे, तेरे को चूकना नहीं है। तो पृथ्वीराज नहीं चूकता है और सीधा राजगद्दी के ऊपर बाण चलाता है और मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चंद्र बरदाई ने एक बात कही थी कि हम दोनों का जन्म भी साथ में हुआ है और मृत्यु भी साथ में होगी, तो इन दोनों की मृत्यु है वो साथ में हो जाती है। मोहम्मद गोरी की जो सेना है वो इन दोनों पे हाथी चढ़ा देती है और हाथी से कुचलने से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इन सभी के आपको नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और युद्ध होने के बाद, पृथ्वीराज की मृत्यु होने के बाद, ठीक है, पृथ्वीराज की मृत्यु पूछे तो कब हुई थी, तो जिस समय बंदी बनाकर ले गया था 1192 ईस्वी में, उस समय ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। तराइन के युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन किसी आई ने तराइन, तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं। कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में क्यों किसके साथ आते हैं, तो मोहम्मद गोरी के साथ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके काल में आते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान के काल में। ये दोनों क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। आएगा एक, पर आएगा कैसे, या तो ऐसे पूछेगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए, तो मोहम्मद गोरी के साथ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में भारत आए, तो पृथ्वीराज चौहान के शासन काल के अंदर कौन भारत आए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, और कौन से युद्ध में आए थे, तो तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर 1192 ईस्वी में आए थे। अब हम जिक्र करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में से भी एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े संत हुए थे, ठीक है, या पीर हुए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इस पृथ्वीराज चौहान को साफ कर देता हूं मैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब इनकी सारी की सारी डिटेल है वो अच्छी तरीके से पढ़ें ये, ठीक है। जन्म 1143 ईस्वी, स्थान संजर या संजरी, फारस या वर्तमान ईरान, फारस या वर्तमान ईरान। कि ख्वाजा साहब का जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो ख्वाजा साहब का जन्म है वो 1143 ईस्वी के अंदर संजरी या संजरी फारस के अंदर हुआ था। और फारस को वर्तमान में क्या बोला जाता है दोस्तों, ईरान बोला जाता है, ठीक है। माता का नाम, माता का नाम बीबी शाहनूर, माता का नाम क्या था, बीबी शाहनूर। पिता का नाम, पिता का नाम सैयद गयासुद्दीन। एक बात तो पक्की है, जिक्के को आपको घोल के पीना होगा तब भी जाके एग्जाम फाइट कर पाओगे। मैं राजस्थान पुलिस, ठीक है, राजस्थान पुलिस, वैसे मैं एससी कास्ट से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने राजस्थान पुलिस का एग्जाम है वो जनरल कास्ट से फाइट किया है, जनरल कास्ट से फाइट किया है। वैसे मैं एससी कास्ट से बिलोंग करता हूं और राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी दे चुका हूं, जो मैंने फाइट किया था, दौड़ के अंदर रह गया था, ठीक है। इसके बाद जेल प्रहरी का एग्जाम, जेल प्रहरी का एग्जाम, इसके अंदर मैं फाइनल मेरिट में रहा हूं, ठीक है। जेल प्रहरी के अंदर मैं फाइनल मेरिट के अंदर रहा हूं और बीएसटीसी वर्तमान में
कर रहा हूँ, सेकंड ईयर चल रही है, ठीक है। वर्तमान में बीएसटीसी है वो सेकंड ईयर चल रही है। तीनों मेरे एग्जाम है वो जीके के दम पे ही फाइट हुए है, न कि मेरे को रीजनिंग आती है, न कि मेरे को मैथ तो बिल्कुल भी नहीं आती। तीनों के तीनों एग्जाम है वो जीके के दम पर फाइट हुए है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि जीके तो रटना ही पड़ेगा, जीके को तो याद करना ही पड़ेगा। हमें याद होना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है कि रटे चाहे कुछ करें, एग्जाम फाइट होना चाहिए, नौकरी लगनी चाहिए। हमें कोई विद्वान नहीं बनना है, न कोई हमें ग्रंथ लिखना है, न कोई हमें ग्रंथ लिखना है, हमें न विद्वान बनना है, न ग्रंथ लिखना है, हमें तो सिर्फ नौकरी लगने से मतलब है, ठीक है। तो जीके याद हो तो याद करो, रटा जाए तो रटो, ठीक है। पिता का नाम है सैयद गयासुद्दीन। दरगाह अजमेर के अंदर, दरगाह है अजमेर के अंदर, ठीक है। दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। पूर्ण करवाया, दरगाह को पूर्ण करवाया हुमायूं, अकबर अर्थरो, ठीक है। और जहांगीर अकबर एंगो हुमायूं को लड़को और जहांगीर को हुमायूं दादो, ठीक है। दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया और पूर्ण करवाया था। इस दरगाह को हुमायूं ने जमीन दी, मतलब दरगाह बनाने के लिए जमीन की तो जरूरत पड़ेगी, तो वो जगत सिंह जयपुर ने दी थी। जगत सिंह है जयपुर ने दी थी। जमीन किसने दी थी? जगत सिंह जयपुर ने दी थी, ठीक है। दरगाह के लिए जमीन जगत सिंह जयपुर दे देता है। तो ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की इतनी बातें समझ में आपको शायद आ गई होगी, अब मैं आगे करवा देता हूं। और एक दो बातें नीचे करवा कर एक बार आपको दोबारा भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ख्वाजा माइनुद्दीन, जमीन किसने दी थी? जगत सिंह जयपुर ने दी थी। शिष्य क्या कहलाते हैं? शिष्य कहलाते हैं मुरीद, ठीक है। शिष्य क्या कहलाते हैं? इनके मुरीद कहलाते हैं, ठीक है। अब इतना बता देता हूं, फिर ऊपर दोबारा लिखूंगा कि ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कब हुआ था? 1143 ईस्वी के अंदर। जन्म स्थान है संजर संजरी फारश। आपसे पूछे कि उसन कि ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की माता का नाम क्या था? तो बीबी शाहनूर। पिता का नाम क्या था? तो सैयद गयासुद्दीन। दरगाह कहाँ है? अजमेर के अंदर। दरगाह का निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने, पूर्ण करवाया हुमायूं ने, जमीन दी जगत सिंह जयपुर ने। जगत सिंह जयपुर को दोस्तों वैसे बदनाम बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये जगत सिंह है ना जयपुर वाला, इसे बदनाम बादशाह के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है पता? ये एक वेश्या के साथ प्रेम करता था, वेश्या के साथ, रस कपूर नाम की वेश्या के साथ प्रेम करता था, इसलिए इसे जगत सिंह को बदनाम बादशाह कहा जाता है। और शिष्य क्या कहलाते हैं? इनके मुरीद कहलाते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो वरना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लिखना चाहो तो लिखो वरना स्क्रीनशॉट ले लो। और वैसे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे 1 या 2 दिन में, ज्यादा से ज्यादा। शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मेला लगता है, मेला लगता है 1 रज्जब से 6 रज्जब तक। मेला कब लगता है? 1 रज्जब से 6 रज्जब या फिर 9 रज्जब, ठीक है। ये दोनों याद रखना कि ख्वाजा साहब का मेला कब लगता है? 1 रज्जब से 6 रज्जब या फिर 9 रज्जब। ये क्वेश्चन है वो राजस्थान पुलिस के अंदर आ चुका है। ये क्वेश्चन है वो किसके अंदर आ चुका है? राजस्थान पुलिस के अंदर आ चुका है, ठीक है। मेले का उद्घाटन, मेले का उद्घाटन बिलवाड़ा के गोरी परिवार
दोबारा कि ख्वाजा साहब के मेले का उद्घाटन कौन करता है? तो बिलवाड़ा का जो गोरी परिवार है ना, जो किससे संबंधित है? मोहम्मद गोरी से संबंधित है, वो ही इस मेले का उद्घाटन करता है। अकबर के जब कोई संतान पैदा नहीं हुई थी, जहांगीर बहुत लेट जाकर पैदा हुआ था, जब तक अकबर के कोई संतान पैदा नहीं हुई थी तो जहांगीर अकबर ने एक बात कही थी कि ख्वाजा साहब अगर मेरे कोई संतान पैदा हो जाती है तो मैं आपकी दरगाह पर जियारत करने या जियारत पढ़ने आऊंगा, ठीक है। तो अकबर वहां जाता है। अकबर के कौन पैदा होता है? जहांगीर पैदा होता है, ठीक है। और अकबर अजमेर जाता है। और एक बात और कही थी कि मैं देगों का निर्माण करवाऊंगा। देग होती है बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, क्या होती है? बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, ठीक है। राजस्थान के अंदर सावन भादो देग है, वो कहां रखी गई है? तो करणी माता मंदिर बीकानेर के अंदर रखी गई है, ठीक है। गोरी परिवार द्वारा आ गया, ठीक। और इसके बाद 2 देगों का निर्माण, 2 देगों का निर्माण, बड़ी देग का निर्माण करवाया अकबर ने। बड़ी का निर्माण किसने करवाया? बड़ी का निर्माण करवाया अकबर ने, क्योंकि बड़ा अकबर है, छोटा जहांगीर है, और छोटे का निर्माण करवाया जहांगीर ने। छोटी का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। क्या किसने करवाया था? जहांगीर ने, ठीक है। इस प्रकार यहां 2 देगे रखी गई है, या कढ़ाई भी बोल सकते हैं, हम उन्हें कढ़ाई भी बोल सकते हैं। 2 बड़ी कढ़ाइयां भी रखी गई है, ठीक है। ये ख्वाजा साहब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और एक आध क्वेश्चन अगर रह भी गया है तो वो आपको बाद में प्रोवाइड दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब पृथ्वीराज के जो दरबारी कवि थे उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। पृथ्वीराज का प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? मैंने आपको पहले ही बताया था। इसने कहा था कि पृथ्वीराज मुझे तेरे साथ ही मरना है और तेरे साथ ही मैंने जन्म लिया था। तो पहला जो दरबारी कवि था वो था चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई। ग्रंथ लिखा, ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो। ग्रंथ कौन सा लिखा था? पृथ्वीराज रासो, ठीक। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन है। तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन है। तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन कौन से ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासो ने। लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। पूर्ण किया पृथ्वीराज रासो को, पूर्ण किया जल्हड़ ने। किसने किया था? जल्हड़ ने। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था? जल्हड़ ने, ठीक है। और लिखा किसने था? चंद्रबरदाई ने, ठीक है। और चंद्रबरदाई का कई बार वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है, तो पृथ्वी भट्ट वलादी। चंद्रबरदाई का कई बार वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है, तो चंद्रबरदाई का जो वास्तविक नाम है वो है पृथ्वी भट्ट वलादी। और चंद्रबरदाई ने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। तराइन के दोनों युद्धों का जिक्र मिलता है, और पूर्ण किसने किया था? जल्हड़ ने किया था। सबसे इंपॉर्टेंट दरबारी कवि है ये पृथ्वीराज का। और दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है जयानक भट्ट। जयानक है भट्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट कवि है वो जयानक भट्ट। जयानक भट्ट ने ग्रंथ लिखा, जयानक भट्ट ने ग्रंथ कौन सा लिखा था? पृथ्वीराज विजय। कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज विजय। पुष्कर झील के किनारे बैठकर लिखा था। पुष्कर झील के किनारे बैठकर लिखा था। जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ कौन सी झील के किनारे बैठकर लिखा था? तो पुष्कर झील के किनारे बैठकर लिखा था। और मैंने एक चीज आपको पहले ही बता दी है कि पुष्कर झील के किनारे सावित्री मंदिर में कौन सा रोपवे लगा हुआ है? तो राजस्थान का तीसरा रोपवे है वो सावित्री मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। पृथ्वीराज के अब अन्य कवियों का जिक्र करते हैं।
और 2 है ये तो पृथ्वीराज के मुख्य और इंपॉर्टेंट दरबारी कवि थे, और सबसे इंपॉर्टेंट था वो चंद्रबरदाई था। और अन्य कवि पृथ्वीराज के अन्य कवि विश्वरूप, जनार्दन, वागीश्वर व पद्मनाम, ये पृथ्वीराज के अन्य दरबारी कवि थे, जिनमें से नाम है विश्वरूप, जनार्दन, वागीश्वर और पद्मनाम। अजमेर में पृथ्वीराज ने कला साहित्य, अजमेर में पृथ्वीराज ने कला साहित्य की स्थापना की। अजमेर में पृथ्वीराज ने कला साहित्य की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। तो कला साहित्य की स्थापना करके राजा खुद तो उसका अध्यक्ष बन नहीं सकता, तो प्रथम अध्यक्ष बनाया कला साहित्य का, प्रथम अध्यक्ष बनाया किसको? पद्मनाम को। अध्यक्ष किसको बनाया था? पद्मनाम को प्रथम अध्यक्ष बनाया था अजमेर में कला साहित्य का। ठीक है दोस्तों, अब अजमेर है वो कंप्लीट हो गया और इसके सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, हमारे द्वारा आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और अजमेर है वो कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। कहां के चौहान पढ़ेंगे? रणथंभौर। और उसके बाद जालोर के चौहान, और इसके बाद हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा चौहानों का। और इसके बाद हमें अन्य रियासतों के बारे में जिक्र करेंगे। तो सांबर और अजमेर तो शायद आपको दोनों रियासतें समझ में आ गई होगी और इसके क्वेश्चन भी प्रोवाइड आपको करवा दिए जाएंगे, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे पीटीईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, उनसे बाहर अगर क्वेश्चन आता है तो हमें बता देना। शायद मेरे को जहां तक लगता है मैंने आपको फुल डिटेल में बताने की सारी चीजें कोशिश की है। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर दिया करो, डाल दिया करो। ठीक है, ओके बाय दोस्तों, कल हम रणथंभौर के चौहान करेंगे।